नमस्कार। आज की क्लास में हम अनुबंध अधिनियम में अनुबंध क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। अनुबंध जैसा कि आप सभी को पता है, दो पार्टीज का जब आपस में एग्रीमेंट होता है, एक पार्टी प्रस्ताव रखती है, दूसरी पार्टी उसे स्वीकार करती है और दोनों के बीच में कुछ कानूनी रूप से कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, तो उसे हम अनुबंध कहते हैं। अनुबंध होने के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम एक प्रस्ताव और एक स्वीकृति को अनुबंध कहेंगे। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं या इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है, तो वो अनुबंध नहीं बन पाएगा, वो केवल एक एग्रीमेंट रह जाएगा, जिसे हम हिंदी में ठहराव बोलते हैं। तो एक ठहराव को अनुबंध बनाने के लिए कुछ एक कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। आज हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है, एक अनुबंध होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, वो है प्रस्ताव होना चाहिए और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। यह आप पढ़ चुके हैं कि प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी प्रस्ताव रखेगी, किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है प्रस्ताव। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख अपनी कोई एक इंटेंशन इस उद्देश्य से रखता है कि सामने वाला पक्षकार उस पर अपनी सहमति दे दे, तो उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। और जब वो सहमति मिल जाती है तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वो ठहराव बन जाता है। तो अनुबंध होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ठहराव होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है एक अनुबंध को बनाने के लिए, वो एलिमेंट है कि जो पक्षकार है, एक पक्षकार जिसने प्रस्ताव रखा, दूसरा पक्षकार जिसने स्वीकृति दी, उनमें अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। वो दोनों पार्टी अनुबंध करने के योग्य होनी चाहिए। अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए का मतलब क्या है, इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि ये जो दोनों पार्टी है, जिसने प्रस्ताव रखा, जिसने स्वीकृति दी, दोनों व्यस्त होने चाहिए। व्यस्तता का मतलब आप सबको पता है कि जब एक व्यक्ति अपनी 18 साल की आयु पूरी कर लेता है तो उसे हम इंडिया में व्यस्त मानते हैं। तो अनुबंध करने के लिए दोनों पक्षकार क्या होने चाहिए, व्यस्त होने चाहिए। दूसरी है कि वो स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, उनमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो सोच सकें, समझ सकें कि जो वो प्रस्ताव रख रहे हैं, जो वो स्वीकृति दे रहे हैं, उनका उनके स्वयं के ऊपर और सामने वाले पक्षकार के ऊपर क्या असर आएगा। ये सारी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति वह व्यक्ति है जो व्यस्त है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी अन्य अधिनियम के अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। जैसे एक जेल में कैदी है, वो अनुबंध नहीं कर सकता। कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, भारत का राष्ट्रपति है, वो अनुबंध सामान्य रूप से नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पेशल पोजीशन की वजह से अनुबंध करने के योग्य नहीं है। तो व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनुबंध करने के योग्य नहीं है। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा होनी चाहिए जिसमें अनुबंध करने की योग्यता हो, मतलब वो व्यस्त होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और किसी भी कानून के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पक्षकार यदि है तो हम कहेंगे कि वो अनुबंध कर सकता है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है स्वतंत्र सहमति। जो सहमति ली गई है पक्षकार की, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति का मतलब कुछ एक फैक्टर है, किसी को अगर हम डरा कर, धमका कर, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाकर सहमति लेते हैं, तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होनी चाहिए। तो सहमति कब स्वतंत्र कही जाएगी? सहमति तब स्वतंत्र कही जाएगी जब वो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से प्रभावित न हो। 5 फैक्टर्स मैंने लिखे, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। दोनों पार्टीज
अनुबंध होने के लिए आपको पता है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार के उत्पीड़न के द्वारा सहमति लेती है तो हम कहेंगे, उत्पीड़न का मतलब है मारपीट करना, डराना, धमकाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना या पहुंचाने की धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। तो अगर सहमति इस तरीके से ली गई है तो हम कहेंगे कि वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। अगर वो पार्टी ये प्रूव कर देती है कि उसकी सहमति इस प्रकार से ली गई है तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, बल्कि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेगा, उसको कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकेगा। अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को डोमिनेट करता है, दूसरे पक्षकार पर इस प्रकार का प्रभाव रखता है कि दूसरा पक्षकार उसके कहने से वो अनुबंध कर लेता है। एक धर्म गुरु है, वो अपने चेले को कहता है कि तुम अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में सेल कर दो, क्योंकि वो चेला उसके इतने प्रभाव में था कि वो अपने गुरु को मना नहीं कर पाया और उसने 1 लाख में अपनी संपत्ति बेचने के लिए हाँ कर दी। तो हम क्या कहेंगे कि वो सहमति किससे प्रभावित है? वो अनुचित प्रभाव से प्रभावित है। अगर वो चेला कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि गुरु के अनुचित प्रभाव में आकर उसने ये अनुबंध किया था, ये सहमति दी थी, तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, बल्कि क्या रहेगा? केवल ठहराव ही रहेगा। तो अनुचित प्रभाव का मतलब है डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया, पर मेंटली इस प्रकार से इन्फ्लुएंस है एक व्यक्ति दूसरे से कि वो उसे मना नहीं कर पाता, वो सहमति दे देता है। कपट का मतलब जब हम इंटेंशनली किसी को धोखा देने के उद्देश्य से झूठ बोलते हैं, उसके सामने इस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं कि वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और अपनी सहमति दे देता है, तो हम कहेंगे कि वो सहमति किससे प्रभावित है? कपट से प्रभावित है, वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास मोटर बाइक है, मुझे पता है कि उसकी ब्रेक्स खराब है और उसमें कुछ इंटरनल इशू है, उसमें कुछ खराबी है। मुझे पता होते हुए भी मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि ये बाइक बिल्कुल सही हालत में है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तुम इसे खरीद सकते हो। सामने वाला व्यक्ति मुझ पर विश्वास करके वो बाइक खरीदने की अपनी सहमति दे देता है। मुझे पता है कि वो सही नहीं है, फिर भी मैंने जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से उसे झूठ बोला और उससे सहमति ली। तो ये सहमति कैसी मानी जाएगी? कपट से प्रभावित मानी जाएगी और इसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाएगा। मिथ्या वर्णन का मतलब है हम जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु के बारे में हम जानबूझकर कुछ मिस प्रेजेंटेशन करते हैं जिससे प्रभावित होकर वो व्यक्ति अपनी सहमति दे देता है, तो इसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। मिथ्या वर्णन से प्रभावित होकर अगर हमें सहमति मिली है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। गलती